दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें हम ब्रिटिश काल में शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसके अलावा भारत में शिक्षा पर हमने एक वीडियो मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप इस टॉपिक को और भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, ब्रिटिश भारत में शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियां। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो प्रश्न है कि 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जी के गोखले या सर सैयद अहमद खान। तो सही उत्तर है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। बाद में ये 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और सर सैयद अहमद खान महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया। सर सैयद अहमद ने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी। तो आपको बताना है कि तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया जो था ये ब्रिटिश भारत में क्या था। तो उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है कि जहां किसान अपने भूमि के 3/20 हिस्से जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य होता था। तो देखिए तिनकठिया पद्धति बहुत ही विवाद का विषय रहा था और तिनकठिया कानून जो है बिहार के चंपारण और नील की खेती से संबंधित है। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत जो किसान थे उनको अपने खेतों के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको तिनकठिया पद्धति कहा गया। दोस्तों 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के बाद इसको समाप्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया। ऑप्शन है कृषि, जन स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी या फिर शिक्षा। तो दोस्तों ये था 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजों की नीति में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया था। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में दोस्तों भारत की शिक्षा नीति में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया। और इस एक्ट में देखिए, इस एक्ट में 1 लाख यानी वह 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिए 1813 का चार्टर एक्ट जो है शिक्षा से या अंग्रेजों की नीति इसमें मौलिक रूप से जो परिवर्तन आई थी वो शिक्षा के संबंध में थी। और इस एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों के साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। तो देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन आप जब देखेंगे तो सूची 1 में जो है शिक्षा के संबंध में किए गए प्रयास या जो है कानूनी प्रयास हैं और उनका वर्ष दिया गया है। तो देखिए 1854 दोस्तों, 1854 में क्या हुआ था। तो 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच बना था। 1882 में देखिए 1882 में हंटर शिक्षा आयोग गठित हुआ था। 1904 में दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन की स्थापना हुई थी। और ये सभी जो हैं वुड डिस्पैच, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर शिक्षा आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटनाएं हैं।
तो याद रखिएगा, देखिए, शिक्षा पर चार्ल्स सूट का डिस्पैच 1854, हंटर शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और सैडलर आयोग 1917। तो आप सैडलर को 17 भी कर सकते हैं, सैडलर 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स द्वारा दोस्तों 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। दोस्तों सर विलियम जोन्स को फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी और विलियम जोन्स को फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया और D.K. कर्वे, धुंधुपंत केशव कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों D.K. कर्वे ने 1899 में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न देखिए, दोबारा पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो आप जानते हैं 1784 में इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं विलियम जोन्स, और इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है दोस्तों वाराणसी में। जोनाथन डंकन जो थे 1791 में वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। इनके प्रयासों से वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हालहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और विल्किंस ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। और दोस्तों चार्ल्स विल्किंस जो हैं, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले। तो सही उत्तर है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में जो है अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में मुनरो और एल्फिंस्टन ने इसका समर्थन किया था, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो याद रखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने किया था और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1835। याद रखिएगा 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, बेंटिंग्स रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन 1835 या वुड डिस्पैच 1854। तो सही उत्तर है दोस्तों वुड डिस्पैच 1854। देखिए दोस्तों, वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी।
दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसमें 100 आर्टिकल यानी 100 अनुच्छेद थे और इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किए गए थे। दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वुड डिस्पैच जो 19 जुलाई 1854 को प्रस्तुत किया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था। ग्राम स्तर पर देसी भाषा माध्यम से पाठशालाएं और ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी। और दोस्तों, वुड डिस्पैच के प्रस्तावों के आधार पर ही लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंगाल और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और विधि के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए, मैकाले, सैडलर, डब्ल्यू हंटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों डब्ल्यू हंटर। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। और इस आयोग का कार्य, जो हंटर कमीशन था, इसका कार्य प्राथमिक विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं, इसको केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित रखा गया था। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसमें से कौन इस आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन है आपके HP जैकोब, C पियर्सन, CE वार्ड और डब्ल्यू हंटर। तो सही उत्तर है, इस आयोग के अध्यक्ष दोस्तों डब्ल्यू हंटर थे। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो सही उत्तर है, हंटर कमीशन जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, हंटर कमीशन 1882 ये शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? ऑप्शन है बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज या एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हिंदू कॉलेज कलकत्ता के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर की स्थापना 1818 में, पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में और एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई 1827 में स्थापित हुआ था। दोस्तों देखिए कि सही उत्तर है आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ये भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित जो है वो इंस्टीट्यूट था। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद और मद्रास। तो सही उत्तर है दोस्तों 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 यूनिवर्सिटी, देखिए कौन कौन यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता, मद्रास और देखिए बम्बई, ये तीनों विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 यानी 1887 में की गई थी और उत्तर प्रदेश का ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 1902 में सर थॉमस रेलेघ की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम या यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए प्रश्न था कि विश्वविद्यालय जो है
कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो इस क्रम में आप जान लीजिए कि 1854 के वुड डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है डी के कर्वे। दोस्तों, डी के कर्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की और 1899 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? ऑप्शन है सामंत, शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिल्पी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने पश्चिमी सभ्यता को या पश्चिमी संस्कृति को सबसे पहले अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये अब हम टॉपिक शुरू करेंगे ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य अस्त कानून का मतलब या अभिप्राय क्या था? तो देखिए, सही उत्तर है सूर्य अस्त कानून का मतलब ये था कि देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक नहीं जमा हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। दोस्तों, सूर्य अस्त कानून जो था या सनसेट लॉ ये था, अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं होता तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। कार्नवालिस ने 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था और कार्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था। इस व्यवस्था में क्या था कि जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11 भाग अपने पास रखता था और शेष 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। तो याद रखिए, सूर्यास्त कानून का मतलब ये था कि अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन तक सूर्यास्त तक नहीं जमा हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यापगत सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, व्यापगत सिद्धांत के बारे में जो सही हैं उसको जान लेते हैं। गौड़ और अधीनस्थ राज्यों से दूसरे समूह का गठन किया गया और व्यापगत का सिद्धांत को राज्यों के इन समूहों में सबसे ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया। इसके अलावा देखिए, सही ये है कि तीसरे समूह में स्वतंत्र राज्य शामिल थे। उनके शासकों को अपना उत्तराधिकारी स्थापित करने की अनुमति थी, लेकिन केवल कंपनी की पूर्व सहमति से। और पहला समूह उन राज्यों का था जिन्हें वह ब्रिटिश सरकार के निर्माण का जिम्मेदार मानते थे और उन राज्यों के शासकों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। तो इसमें जो गलत या सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही नहीं है कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों का 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया। दोस्तों, सही देखिए तो व्याख्या देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत या लैप्स पॉलिसी जो थी, हड़प नीति, भारतीय इतिहास में हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में तैयार किया गया था। इसने भारतीय राज्यों को 3 अलग समूहों, दत्तक न होने के कारण आश्रित राज्य, उत्तराधिकारी के आश्रित राज्य, दत्तक न होने, आश्रित राज्य और उत्तराधिकारी का अभाव में वर्गीकृत किया था। लेकिन यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि तीन अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था, तो देखिए, भारतीय राज्यों को 3 अलग समूहों, दत्तक न होने के कारण, आश्रित राज्य और उत्तराधिकारी के अभाव में वर्गीकृत करके विलय किया। विलय होने वाला पहला राज्य सतारा 1848 ईस्वी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन है। दोस्तों, महलवाड़ी बंदोबस्त जो था ये पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया। और दूसरा, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर को ढांचा कहा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है?
तो सही उत्तर है फिलिप फ्रांसिस। दोस्तों, सर फिलिप फ्रांसिस बंगाल के फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल और काउंसिल के 4 सदस्यों में से एक थे और इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई अस्थाई बंदोबस्त विचार के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रारंभ किया था, उसके प्रवर्तक के रूप में फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया था? ऑप्शन देखिए, चाय, कहवा, नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग। तो सही उत्तर है अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में सर्वाधिक निवेश किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत और उपर्युक्त सभी। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के उत्थान के लिए व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था और यह एक शिथिलता नीति थी जिसे डलहौजी द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपको ये बताना है दोस्तों कि बताना ये है कि कौन सा, देखिए, ये जो सिद्धांत था डलहौजी का, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक शिथिलता नीति थी जिसे डलहौजी द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया था, जो 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, जबकि डलहौजी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय 1834 ईस्वी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए मांडवी, कोलाबा और जालौर और सूरत, ये सभी जो हैं इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका जन्म 1825 और मृत्यु 1917 में हुई थी। 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था। इनका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यही प्रश्न एक बार फिर से पूछा है, तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत या ड्रेन थियरी दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसमें दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत या ड्रेन थियरी कहा गया है, कहे थे, और इसको धन निष्कासन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर है दोस्तों आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत या ड्रेन थियरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का अस्थायित्व किसे था? तो सही उत्तर है व्यक्तिगत कृषक, जमींदार, ग्राम समुदाय यानी उपरोक्त सभी को। दोस्तों, ब्रिटिश काल में भूमि कृषि का स्वामित्व व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय सभी को था। दोस्तों, अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में, इसके अंतर्गत जमींदारों को प्रतिवर्ष लगान जमा करना पड़ता था। किसानों के साथ व्यक्तिगत लगान समझौता, इसको रैयतवाड़ी कहा गया, और महालवाड़ी या महलवारी व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई थी, कृषक के साथ नहीं। तो दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था सीधे कृषक यानी किसान और सरकार के बीच लगान समझौता था। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार और सरकार, और महालवाड़ी में महाल के साथ जो है लगान समझौता किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नील विद्रोह 1859 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 हुआ था। सन्यासी विद्रोह का समयकाल 1763 से 1800 ईस्वी है। संथाल विद्रोह 1855 से 66 में और पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। दोस्तों नील विद्रोह की शुरुआत देखते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। दोस्तों बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। दोस्तों देखिए 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1860 तक ये नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन दिया था। दोस्तों इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक की रचना किसने की थी, तो सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले जो है कौन थे, तो सही उत्तर है दोस्तों 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए आपका सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी नामों से जाना जाता है और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अगला प्रश्न है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर कहाँ किया गया था, तो सही उत्तर है मद्रास और बम्बई में। दोस्तों रैयत मतलब किसान होता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है लगान का जो समझौता था वो किसान और सरकार के बीच होता था। तो ये व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास और बम्बई में शुरुआती दौर में लागू किया गया था। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में दूसरी व्यवस्था जो लागू की गई वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों इसको सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। उसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में इसे लागू किया गया। दोस्तों इस व्यवस्था में रैयत को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, तो सही उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ये इससे संबंधित था सूर्यास्त कानून और 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए इसको लागू किया। 1793 में इसे अस्थाई कर दिया और इसके अंतर्गत माना ये जाता था कि निश्चित तिथि तक, जिस तिथि तक लगान जमा करना है उस तिथि तक सूर्य डूबने के पूर्व सरकारी खजानों में जमींदारों को धन जमा करना पड़ता था, नहीं तो भूमि का मालिकाना हक छीन लिया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था,
तो सही उत्तर है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। दोस्तों आप जानते हैं 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए इस व्यवस्था में 19% क्षेत्र ब्रिटिश भारत का शामिल था। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर गया और उसके अनुसार वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। जेम्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है और जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। दोस्तों इससे क्या हुआ कि देखिए जो जमींदार भू राजस्व इकट्ठा करता था उसे 1/11 हिस्सा अपने पास और 10/11 हिस्सा सरकार को देना होता था और इस तरह अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक अभिजात या कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, NM जोशी, दादा भाई नौरोजी या पारसी कवास जी नाना भाई दाभार। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1925 में किया था और इसका उद्देश्य गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। दोस्तों गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन भी बनाई थी। इसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों का विकास करना था। KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1870 में बम्बई में साबुन का कारखाना खोला था और मैकलागंज समिति जो थी इसने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों हथकरघा उन्नयन के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 में महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में पंचशाला या पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और दोस्तों इसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों बर्क जो विचारक है इसने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया संज्ञाओं से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल ये है कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल बम्बई की टेक्सटाइल मिल में 1874 में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जगह जो है ये बम्बई के कपड़ा मिल में हुई थी लेकिन जो वर्ष था वो था 1874। तो याद रखिएगा दोस्तों 1874 में बम्बई के कपड़ा मिल में प्रथम औद्योगिक हड़ताल हुई थी। तो इसमें किसी भी जो प्रश्न का ऑप्शन है वो सही नहीं है। देखिए बम्बई की टेक्सटाइल मिल 1874 में पहली बार जो है औद्योगिक हड़ताल हुई थी और 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने हड़ताल किया और ये मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। प्रथम कारखाना कानून 1881 में ये बाल श्रम से संबंधित था और दूसरा कारखाना कानून 1891 ईस्वी में ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाल मजदूरी से। अगला प्रश्न है सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की जो है अलग से निम्नलिखित में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। दोस्तों 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट मदन मोहन मालवीय ने प्रस्तुत की। फासेट समिति ने चुंगी और वेतन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। स्प्रू समिति ने मध्यम वर्गीय बेकारी की जांच की और नियमर समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय का सुझाव दिया। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाइटले कमीशन
व्हिटले कमीशन या व्हाइटले कमीशन ये किससे संबंधित था आपको बताना है। तो सही उत्तर है श्रम से। दोस्तों जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में एक लेबर कमीशन 1929 में स्थापित किया गया, जो श्रमिकों और उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाकर श्रम सुधार की दिशा में अपनी सिफारिशें दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे था। ऑप्शन है आपके बिहार, अवध, उत्तर पश्चिम या मराठा क्षेत्र। तो सही उत्तर है अवध। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अवध का क्षेत्र था, इसका संबंध तालुकेदारी या महलवाड़ी व्यवस्था से था। इसके अंतर्गत राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल या तालुक के साथ स्थापित की गई थी, किसानों के साथ नहीं। किसानों के साथ जो राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। दोस्तों महलवाड़ी या तालुकेदारी व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्सा शामिल था। और के.एम. पडिक्कर, दोस्तों एक भारतीय विचारक हैं के.एम. पडिक्कर, 1765 से 1772 के काल को इन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर है 1912। याद रखिएगा 1912 में सबसे पहले भारत में स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ और जमशेदजी नसरवान जी टाटा 1907 में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर, वहाँ पर इन्होंने टिस्को की स्थापना की। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में, जबकि स्टील का उत्पादन 1912 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको जो है ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल का पूर्ण स्वामित्वाधीन वाला सहायक सेक्टर है। और टाटा द्वारा दोस्तों 1877 में इम्प्रेस मिल नागपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की थी। तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों देखिए दादा भाई नौरोजी के जो लेख हैं जिसमें उन्होंने धन निष्कासन संबंधी विचार लिखे हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किसने लिखा है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये जो लेख हैं ये दादा भाई नौरोजी के हैं। इसके अलावा दोस्तों एक भारतीय नेता और रहे हैं आर.सी. दत्त, जो कि रमेश चंद्र दत्त हैं। इन्होंने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया और इन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बताया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत या ड्रेन थियरी को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के अत्याचार बंगाल में दस्तकारों ने जो है दस्तकारों पर अंग्रेजों ने किए थे। तो सही उत्तर है जुलाहे। दोस्तों आप जानते हैं कि प्राचीन या शुरुआती ब्रिटिश भारत के नागरिक हस्तशिल्प का अत्यंत विकसित अवस्था में था और इसमें क्या है कि जब देशी राज्यों और उनके अधिकार के ह्रास का हिंदुस्तान की शहरी दस्तकारी पर सीधा असर पड़ा था। देखिए यहाँ पर भारत में कंपनी ने जुलाहों पर अत्याचार किया और कम मूल्य पर वस्त्र तैयार करने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसको ददनी प्रथा कहते हैं। बदले में ये एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में निश्चित मूल्य पर कपड़ा देंगे। और इस तरह अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर जुलाहों के हजारों परिवारों ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना आरंभ कर दिया। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हालैंड समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी थीं और 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी और भारत में पहला चाय बागान याद रखिएगा 1835 में लगाया गया और भारत में उत्पादित चाय 1838 में लंदन में बेची गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने ब्रिटिश भारत में शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा आपकी तैयारी में। ये न केवल टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए, बल्कि
विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आपका सही हो जाए और गलत न होने पाए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।